हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है इंडियन पॉलिटी का, उसमें हम कॉन्स्टिट्यू गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेनली वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी प्रीलिम्स में यानी कि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डायरेक्ट आपको एम लक्ष्मीकांत के अंदर से ही देखने को मिल जाएगा। तो इस बेसिस पे हम क्या करें, डिस्कस करें। अभी हमारा लेक्चर 4 रहने वाला है, जिसमें हम मेनली 2003 से 2004 में वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 2003 से लेकर के 2004 तक में यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ने अपने प्रीलिम्स के पेपर में पूछा। देखिए, ये जो हमारे वीडियो डिस्कशन रहता है, इसका मेन पर्पस ये रहता है डिस्कस करने का, ताकि ये आपको क्या है, एक तरीके से आपको ये गाइडेंस के रूप में काम करे कि आखिर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस पेपर में प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपसे एक्सपेक्टेशंस करता है कि आप उस आंसर को करेक्ट वे में आंसर करें। मेनली देखिए, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो हम क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं, तो इसका बेनिफिट आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करें तो सिर्फ प्रीलिम्स में ही सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए हेल्पफुल रहेगा। नहीं, चाहे आप एसएससी की बात कर लो या आप पीसीएस की बात कर लो या रेलवे की बात कर लो, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। पॉलिटी हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये सारे जियोग्राफी हो गए, ये सारे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं, ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, जो जिसमें अगर हम बात करें तो ऑलरेडी जो हमने डिस्कस कर लिया था कि हमारी जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो हमारा फर्स्ट यूनिट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। इसमें मेनली हमने अप्रॉक्स 590 एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। अभी हमारा यूनिट 2 चल रहा है जो कि है पॉलिटी, जिसमें से हमने कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, पंचायत राज और पब्लिक पॉलिसी भी हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए, थर्ड हमने इसलिए कंप्लीट कर लिया क्योंकि अगर हम पंचायत राज के बारे में बात करें, जब हमने एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 34 डिस्कस किया था, सॉरी, जो पंचायती राज वाला चैप्टर है उसको डिस्कस किया था, तो साथ साथ में हमने इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिया था कि सिविल सर्विस में कहाँ से पंचायती राज के रिगार्डिंग में क्वेश्चन सबसे पूछे गए थे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया एंड वर्ल्ड के रिगार्डिंग में। जब हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा तब हम जुडिशरी एंड लीगल राइट इशू कंप्लीट करेंगे। जब हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। जियोग्राफी में हम फिजिकल जियोग्राफी, वर्ल्ड पॉलिटिकल जियोग्राफी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया और एग्रीकल्चर, ये 4 टॉपिक के हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं। चलिए, उसके बाद जब यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगा तब हम यूनिट 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में डिस्कस करेंगे, जो कि होगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड डेमोग्राफी। फिर आपको प्रॉपर्टी, प्लानिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी, इंडियन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, द टेरिटरी सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी, ये 5 सीरीज हम यूनिट 4 में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा वीडियो है और ये वाली जो सीरीज है आपको 5 यूनिट में देखने को मिलेगा, और जो हमारा 5वां यूनिट होगा वो होगा हमारा सी सेट का। सी सेट, तो जब ये चारों यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे तब हम सी सेट की यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका दूसरा पेपर होता है। अगर आप प्रीलिम्स में बात करो तो 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस, दूसरा होता है सी सेट। जो सी सेट की बात करें, ये एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें आपको 33% इसमें लाने होते हैं, और ये आपका होता है 200 मार्क्स का। चलिए, तो इस पैटर्न पे हमारी क्या है, ये जो एमसीक्यू वीडियो है वो आपको देखने को मिलेगी। मेनली ये जो वीडियो अपलोड होती थी वीकेंड को होती थी, यानी कि संडे को रहता था, लेकिन जैसे कि संडे आपका क्या था, छठ पूजा था इस संडे, तो इसलिए आज हम इसको मंडे को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट संडे से नेक्स्ट टाइम आपको क्या है, ये संडे को ही वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन।
देखिए आज का जो पहला सवाल है ये 2003 में पूछा गया था। इसमें आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए गए थे और 3 स्टेटमेंट में से बताने कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए अगर आप में से किसी ने भी अगर 2022 या 2023 में अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा, तो वहाँ पे देखना सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में जो प्रीलिम्स का पेपर था, उस टाइम पे ये इस टाइप के जो ऑप्शंस थे इसको चेंज करके एलिमिनेशंस मेथड हटा करके पेयर वाला ऑप्शन डाल दिया कि कितने पेयर करेक्ट है। तो आप उसके अकॉर्डिंग में भी आप टिक कर सकते हो, यानी कि आपको जो ऑप्शन ए हो जाएगा ओनली 1 पेयर, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स, ऑप्शन सी हो जाएगा ऑल पेयर्स और ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ दी एबव, यानी कि इनमें से कोई सा भी पेयर करेक्ट नहीं है। तो इस बार सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में इस तरीके के जो ऑप्शंस हैं उसको चेंज कर दिया, यानी कि इस पैटर्न से हटा करके अब इस पैटर्न में कर दिया। अब दोनों पैटर्न से ही आंसर लगाएं, टिक करें, ताकि क्या होगा आपको अगर इस एलिमिनेशंस मेथड से अगर ऑप्शन दे तो आप उसमें भी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओ। यदि पेयर के पैटर्न में दे तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप राइट आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, या अगर आपने साथ में कॉपी रखा है तो आप अपना आंसर पहले वहां लिखें, तब जा करके देखें कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि दोनों हाउस की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 108 के अंदर में मेंशन किया गया है। यानी कि आर्टिकल 108 हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है पार्लियामेंट के दोनों हाउस की सिटिंग के रिगार्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि पहली जो ज्वाइंट सिटिंग हुआ था, पहला जो वो ज्वाइंट सिटिंग देखने को मिला था लोकसभा और राज्यसभा का, वो कब देखने को मिला था 1961 में। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो सेकंड ज्वाइंट सिटिंग हुआ था दोनों हाउसेस का, हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट है, वो क्या है पास ऑफ बैंकिंग सर्विस कमीशंस बिल के रिगार्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। अब इन तीनों में से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन आपको पता ही है, ऑप्शन ए है ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन बी है 2 एंड 3, ऑप्शन सी है 1 एंड 3 और ऑप्शन डी है तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या है सही है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा एलिमिनेशंस मेथड के अकॉर्डिंग अगर बात करोगे तो ऑप्शन डी, यानी कि हमारे सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आप पेयर के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी, यानी कि हमारे तीनों पेयर क्या है करेक्ट है। अब जैसे यहाँ पे देख लो, अगर हम ज्वाइंट सिटिंग की बात करते हैं तो हमारी कंट्री में अभी तक तो टोटल 3 बार ज्वाइंट सिटिंग देखने को मिला। पहला जो ज्वाइंट सिटिंग था वो डॉरी प्रोविंसेस बिल के रिगार्डिंग में था, कब 1961 में, जिसमें क्या है दहेज प्रथा को क्या है बंद करने का निषेध करने के लिए जो बिल लाया गया था उसके रिगार्डिंग में किया बैठाया गया था, जो 1961 में था। सेकंड जो ज्वाइंट सिटिंग बैठी थी हमारी कंट्री में, वो बैंकिंग सर्विस कमीशंस के रिगार्डिंग में 1978 में। और तीसरा जो यानी कि तीसरी जो हमारी कंट्री में ज्वाइंट सिटिंग देखने को मिला था प्रोवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 में आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि इस बेस पे क्या है हमारे तीनों ही स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। अब देखिए अगर हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात करते हैं ज्वाइंट सिटिंग का, तो वो कौन होता है, स्पीकर होता है लोकसभा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बिल इंडियन पार्लियामेंट यानी कि भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा विशेष बहुमत से क्या है पारित या विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। ये सवाल भी आपसे 2003 में पूछा गया था। देखिए ये वाला जो सवाल निकल के आ गया सीधा सीधी ये एम लक्ष्मीकांत का ही सवाल है। जब आप एम लक्ष्मीकांत के जो चैप्टर पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 368, तो वहां से ये क्वेश्चन आपका निकाल करके पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका ऑर्डिनरी बिल, ऑप्शन बी है मनी बिल, ऑप्शन सी है फाइनेंस बिल और ऑप्शन डी है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अब बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा बिल है जो कि इंडियन पार्लियामेंट्री में सेपरेट यानी कि सेपरेटली मतलब कि अलग अलग स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाना चाहिए या किया जाता है। अब इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। यानी कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के बारे में बात करें तो किसके बारे में बात करता है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग में बात करता है।
यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किए जाते हैं उसके रिगार्डिंग में बात किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में। देखिए अगर हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब आप एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 10 रीड करोगे जो कि है हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग में डायरेक्ट वहीं से निकल के आया। एक चीज याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना काफी ज्यादा क्या है, इजी है। लेकिन वहीं पे अगर हम यूएसए की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट करना काफ़ी ज़्यादा क्या हार्ड है। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के रिगार्डिंग में जो टर्म यूज़ किया जाता है, यानी कि हमारे देश का जो संविधान है ना तो ज़्यादा क्या है कठोर है, ना ज़्यादा लचीलापन है। देखिए अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशंस के अमेंडमेंट की बात इसलिए रखी है ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर थे उन्होंने ये बात कही थी कि यदि टाइम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग संविधान में चेंजेस किया जाना हो तो उसमें क्या है, टाइम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग संविधान में चेंजेस किया जा सकता है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। और ये बात किस में रखी गई है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट 20 और आर्टिकल 368 में ये बात कही गई है कि टाइम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन एक चीज और याद रखना कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कब कही थी, केशवानंद भारती केस में। कब आया था, 1973 में। यानी कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया था पार्लियामेंट को कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी अमेंडमेंट कर सकते हैं बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है हम उसको केस टू केस डिसाइड करेंगे कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं। तो हमारी कंट्री में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट रखने की बात रखी गई वो 3 तरीके की बात रखी गई है, यानी कि 3 तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। पहला है आपका मेजोरिटी मोर देन जो 50% जो इस टोटल मेंबरशिप के द्वारा हाउस में अगर मेजोरिटी आता है, एक हो, यानी कि आप इन शॉर्ट समझिए सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल सिंपल मेजोरिटी के थ्रू क्या है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट करना तो इस 3 मेथड पे क्या है, चेंजेस किए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किए जा सकते हैं वो कितने, 3 वेज में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। पहला है आपका अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरा है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। और थर्ड आपको देखने को मिलेगा अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाल्फ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो इन 3 वेज में क्या है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 के तहत। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या है, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 के तहत क्या है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं और जो कि इंट्रोड्यूस किया जाता है बिल फॉर द पर्पस ऑफ अदर हाउसेस।
पार्लियामेंट के अंदर में। और जब बिल पास हो जाता है दोनों हाउसेस में, यानी कि मेजोरिटी में, टोटल नंबर यानी कि जितने भी जो सदस्य हैं हाउस के बीच में वोटिंग के थ्रू, यानी कि मेजोरिटी का मतलब है 51% से ज़्यादा, 51% या 51% से ज़्यादा होना चाहिए, तब उसको क्या है प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। और जब प्रेसिडेंट उस पर अपना असिस्ट कर देते हैं, साइन कर देते हैं, तो वो बिल किस में बन जाता है, एक्ट में बन जाता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एज पर दी जो प्रोटोकॉल है, इंडियन प्रोटोकॉल है, उसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट रैंक ऑर्डर जो प्रेसिडेंस होता है वो कौन होता है, यानी कि भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान किसका होता है वो आपको बताना। ऑप्शन ए है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी है फॉर्मर प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन हिज स्टेट, यानी कि जिस स्टेट का गवर्नर, यानी कि जिस स्टेट में गवर्नर होता है वो, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा ना, वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि अपने राज्य के भीतर एक राज्यपाल, यानी कि स्टेट ऑफ द सॉरी गवर्नर ऑफ अ स्टेट विद इन हिज स्टेट। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। देखिए, अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करते हैं, सबसे पहले आपको प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर गवर्नर ऑफ स्टेट। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मेंशन किया था, ना कि प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट की बात की जा रही थी। लेकिन अगर हम यही चीज प्रोटोकॉल के हाईएस्ट प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग बात करें, तो पहले आपको प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद गवर्नर ऑफ स्टेट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से फिर आपको फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, इस सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेगा। तो इस बेसिस पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन भी 2003 में ही पूछा गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग में यहाँ, यानी कि जो 4 स्टेटमेंट है, इन 4 स्टेटमेंट में ये दिया गया है कि फाइनेंस कमीशन का काम क्या क्या है, और उस पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये एलिमिनेशन मेथड है, इसको हम आप पेयर मेथड में भी लिख लेंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ओनली 1 पेयर, ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली 2 पेयर, ऑप्शन सी हो जाएगा ओनली 3 पेयर्स, और ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल पेयर्स आर करेक्ट, ऑल पेयर्स आर करेक्ट। देखिए, पहला कहता है कि जो फाइनेंस कमीशन का जो फंक्शन है वो अलाउ करता है विड्रॉल ऑफ द मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि जो फाइनेंस कमीशन है, जो वित्त आयोग है, यानी कि अगर हम फाइनेंस कमीशन को हिंदी में बात करें तो वित्त आयोग है। तो वित्त आयोग का कार्य यह भी है कि वो भारत की जो संचित निधि से धन निकालने की अनुमति दे देता है। दूसरा है टू अलाउ बिटवीन द स्टेट द शेयर ऑफ प्रोसीड ऑफ टैक्सेस, मतलब राज्य के बीच करों की आय के हिस्से का आवंटन करना। और तीसरा जो काम बताया गया, फंक्शन बताया गया, तो टू कंसाइडर एप्लीकेशंस फॉर ग्रांट्स इन एड फ्रॉम स्टेट, यानी कि राज्य के सहायता अनुदान हेतु आवेदन पर विचार करना। और चौथा जो काम बताया गया है कि इस प्रकार निगरानी रखना, यानी कि टू सुपरवाइज एंड रिपोर्ट ऑन वेदर द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट आर लिविंग टैक्सेस इन अकॉर्डेंस विद द बजटरी प्रोविंस, यानी कि इस प्रकार निगरानी रखना और रिपोर्ट करना कि क्या केंद्र और जो राज्य सरकारें हैं ये बजटीय प्रावधान के अनुसार यानी कि कर लगा रही है। ये 4 फंक्शंस दिए गए, 4 फंक्शंस में जैसे बताना है कौन सा जो फंक्शन है सही है रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशंस के। तो ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है 2 and 3, ऑप्शन सी है 3 and 4, ऑप्शन डी है 1, 3 and 4। अब देखिए फ्रेंड, इसमें क्या था कि यदि आपको पता है कि कौन सा स्टेट को, मान लीजिए कोई सा भी एक स्टेटमेंट गलत है, मान लीजिए आपने मान लिया कि आपको पता है कि 4 स्टेटमेंट गलत है, तो आप एलिमिनेट करके यहाँ पे जो ऑप्शन सी और डी था वो आपका एलिमिनेट हो जाता। तो इस बेसिस पे क्या है, इस बार सिविल सर्विस ने 2022 से
क्या ये एलिमिनेशन मेथड वाला जो ऑप्शन था उसको क्या है रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पे ये पेयर वाले ऑप्शंस को रखा है, ताकि जो एलिमिनेशन मेथड है वो पेयर वाले स्टेटमेंट ऑप्शन पे काम नहीं करता। इसमें आपको चारों स्टेटमेंट पता होने चाहिए, तब जाकर के आप पेयर वाले ऑप्शन पे भी करेक्ट टिक कर पाओगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी का मतलब है सिर्फ 2 और 3 हमारे सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है, बाकी पहला और चौथा स्टेटमेंट क्या है गलत है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग तो 2 सही है, लेकिन आप पेयर में भी देखोगे तो सिर्फ 2 ही पेयर क्या है हमारे करेक्ट है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी ओनली 2 पेयर करेक्ट हो जाएगा। और एलिमिनेशन मेथड से देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन बी सही निकल आएगा। अब मान लीजिए आपको पहला और चौथा स्टेटमेंट पता है कि गलत है, या आप मान लीजिए कि आपको पता है कि चौथा गलत है तीसरा सही है, बाकी आपको ऊपर के दोनों स्टेटमेंट नहीं पता। तो इस एलिमिनेशन मेथड में क्या हेल्प मिलता था कि जैसे मान लीजिए हमें सिर्फ 2 स्टेटमेंट ही पता है कि पहला और दूसरा क्या है, पहला यानी कि यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए आपको इतना पता है कि चौथा गलत है और तीसरा सही है, बस इतना ही पता, बाकी ऊपर के कुछ भी नहीं पता। तो जैसे ही आपको पता चलेगा कि पहला गलत है, सॉरी चौथा गलत है और तीसरा सही है, तो यहाँ पे आपको ये मेथड एलिमिनेट हो जाएगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा, बच गया दूसरा, यानी कि 2 ऑप्शन। आपको ये भी पता है कि तीसरा सही है, तो अब ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन ए में तीसरा ऑप्शन है नहीं, तो ये भी हट गया। तो सीधा सीधी इसका आंसर आप बी लगा सकते थे। एलिमिनेशन मेथड में ये प्रॉफिट मिलता था, लेकिन पेयर वाले में ऐसी कोई प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको चारों स्टेटमेंट सही हो पता होनी चाहिए, तब जाकर क्या पेयर में सही टिक कर पाओगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शंस दे रहा हूँ कि एक साइड आप पेयर के साइड भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड के साइड भी लगा सकते हैं। अब दोनों की प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम में आपको क्या है काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सॉरी, पहले यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका जो आंसर है वो आपको ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। आर्टिकल 280 क्या कहता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस का, वो प्रोवाइड करता है फाइनेंस कमीशंस और क्वाइजी जुडिशियल बॉडी के रिगार्डिंग में। इसमें बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर 5 साल में वो क्या, या हर 5 साल पे, या बात कर लो अर्लियर टाइम पे वो क्या कंसाइडर्स नेसेसरी जारी करता, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 280 क्या है, एक क्वाइजी फेडरल और फाइनेंस कमीशन को गठित करता है। प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया और इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक हर 5 साल यानी कि 5वें वर्ष या उससे पहले जब वो आवश्यकता समझे तब वो क्या कर सकते, उसमें उसको यानी कि उसकी आवश्यकता पड़ने पर क्या है उसका गठन कर सकते हैं या फॉर्म कर सकते हैं। आयोग संघ और जो राज्य के बीच है कि करो कि जो आय के वितरण से संबंधित राष्ट्रपति को सिफारिश करता, ये वे सिद्धांत जो राज्य को दिए जाने वाले सहायता या अनुदान को नियंत्रित करने चाहिए। और बात करते हैं श्रिध वृत्ति के सहित हित में राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या है आयोग को भेजी गई अन्य मामला रहता है। तो इस वजह से अगर आप आंसर देखोगे तो आपका करेक्ट ऑप्शन निकल करके आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए आपके पास 3 स्टेटमेंट है और इन तीनों स्टेटमेंट में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे स्टेटमेंट है, आप वो यहाँ पे पेयर भी कर सकते हो। ऑप्शन ए हो जाएगा ओनली 1 पेयर, ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली 2 पेयर, ऑप्शन सी हो जाएगा ऑल पेयर्स आर करेक्ट, और ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला कहता है जबकि राज्यसभा के सदस्य लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रम समितियों से जुड़े होते हैं, अनुमान समिति के सदस्य पूरी तरह से लोकसभा से ही आते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस निकल के आ रहा है आप इन शॉर्ट ये समझिए, कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट और पब्लिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्वेश्चंस निकल करके आपसे पूछा गया है। तो ये भी आपका क्या है एम लक्ष्मीकांत के बुक में मिल जाएगा। फिर बात करते हैं दूसरा स्टेटमेंट कहता है द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर वर्क अंडर द ओवरऑल डायरेक्शंस ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर, मतलब कि संसदीय कार्य मंत्रालय संसदीय मामले की जो कैबिनेट समिति के निर्देश के अनुसार वो क्या है काम करती है। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा विभिन्न यानी कि जो अलग अलग जो
मंत्रालय है जो अलग अलग मंत्रालय यानी कि जो विभिन्न मंत्रालयों में गठित समितियां यानी कि कमेटी, परिषदों, बोर्ड और आयोग आदि संसद के सदस्यों को नामांकित करता है यानी कि नॉमिनेट करता है। अब आपको इन 3 स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, या आप पेयर के अकॉर्डिंग भी बता सकते हो कि कौन सा पेयर करेक्ट है। तो ऑप्शन ए है ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन बी है 2 एंड 3, ऑप्शन सी है 1 एंड 3 और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव यानी कि 1, 2 एंड 3। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ हमारा पहला और दूसरा ही सही है, और इधर से हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हमारे 2 पेयर क्या हैं इसमें करेक्ट है। देखिए अगर बात करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, तो इसका गठन जो इसको फॉर्म किया जाता है हर साल, यानी कि हर साल 22 से अधिक सदस्यों, यानी कि जिसमें कि हम बात करते हैं हर साल किया जाता है, जिसमें 22 मेंबर आपको देखने को मिलेगा। 15 मेंबर निकल के आते हैं लोकसभा से और 7 मेंबर निकल के आते हैं राज्यसभा से, यानी कि जो अपर हाउस है। इसमें टर्म ऑफ ऑफेंस की बात करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो 1 साल के लिए होते हैं, और ये एस्टिमेट जो कमेटी होते हैं कंस्टिट्यूट किए जाते हैं फर्स्ट टाइम कंस्टिट्यूट किया गया था वो किया गया था 1950 में। और जो पार्लियामेंट्री कमेटी है इसमें आपको 30 मेंबर देखने को मिलेंगे, जो कि हर साल इलेक्टेड होकर के आते हैं, कहाँ से, लोकसभा से इलेक्ट होकर के आते हैं। ये हम बात करते हैं। फिर देखिए अगर बात करें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, इसके जो सेक्रेटरी असिस्टेंट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, कैबिनेट कमेटी से, जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स में आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए अगर बात करते हैं इसके आगे कि जो इंटर अलाइज रिकमेंडेड यानी कि प्रोरोगेशंस है वो बोथ दोनों हाउसेस से आपको देखने को मिलेगा, और गवर्नमेंट स्टैंड जो प्राइवेट मेंबर बिल है या जो रिजोल्यूशन है, तो इस वजह से जो हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 जो कह रहा था वो आपका क्या है, नॉट करेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इस हिसाब से जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है। अब देखिए जैसे आपको पता है कि तीसरा अगर गलत है तो जिसमें थर्ड है वो आपका सीधा एलिमिनेट हो जाता, तो ऑप्शन आपका ऐसे निकल के आ गया ऑप्शन ए। लेकिन पेयर वाले ऑप्शन में ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि पेयर वाले से ही क्वेश्चन टिक करें, या जो पेयर के अकॉर्डिंग क्या है आपको ऑप्शन सही लगे उस पे। इसमें भी आप कर सकते हैं ताकि दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आए तो आप उसमें क्या है कंफर्टेबली फील करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बात करते हैं सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये सवाल पूछा गया था 2004 में। ऑप्शन ए है डिफेंस, ऑप्शन बी है एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ऑप्शन सी है होम अफेयर और ऑप्शन सी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया जो कि एक नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री का, वो किसके अंडर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में आता है, जो कि ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है हमारी भारत सरकार का, जो कि सेटअप किया गया था 1767 में। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में। अब आपको बताने की कौन सा नॉट करेक्ट है, यानी कि यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। इस पे ज्यादा फोकस करना कि एग्जाम में पूछ क्या रहा है, करेक्ट या नॉट करेक्ट। किसके रेफरेंस में दिया गया है, इंडियन पार्लियामेंट्री के रिगार्डिंग में आपके पास 4 स्टेटमेंट फॉर्म में ऑप्शन है, इनमें से बताने कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखिए जो पहला जो स्टेटमेंट कहता है टू एप्रोप्रिएशंस बिल मस्ट बी पास बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इनेक्टेड इनटू लॉ। मतलब क्या है, विभिन्न विधेयक को कानून बनाने से पहले संसद के दोनों सदनों के द्वारा क्या है पारित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी कहता है नो मनी शैल बी विड्रॉल फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सपेक्टेड अंडर द एप्रोप्रिएशंस मेड बाय एप्रोप्रिएशंस एक्ट। मतलब कि विनियोग अधिनियम के द्वारा किए गए विनियोग के अलावा भारत की संचित निधि से कोई पैसा नहीं निकाला जाएगा। देखिए ऑप्शन सी कहता है फाइनेंस बिल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रपोजिंग न्यू टैक्सेस बट नो एडिशनल बिल एक्ट इज रिक्वायर्डिंग फ्रॉम मेकिंग चेंजेस इन द रेट्स ऑफ टैक्सेस विच आर ऑलरेडी अंडर ऑपरेशंस। मतलब नए करों के प्रस्ताव के लिए वित्त विधेयक की आवश्यकता होती है, लेकिन पहले से लागू करों की दरों में बदलाव करने के लिए किसी भी अतिरिक्त विधेयक अधिनियम की आवश्यकता नहीं होती है।
ऑप्शन डी कह रहा है नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस एक्सपेक्ट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। अब इन चारों में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए। ऑप्शन ए किस लिए? देखिए, अगर हम एप्रोप्रिएशंस बिल की बात करते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल इज अ मनी बिल, यानी कि जो हमारा एप्रोप्रिएशन है यानी कि विधेयक यानी कि विनियोग विधेयक है, वो क्या है? एक मनी बिल है। अगर हम इन केस मनी बिल की बात करते हैं तो वो सिर्फ राज्यसभा में ही ओनली रिकमेंडेटरी पावर एंड नीड नॉट टू बी पास्ड बाय राज्यसभा। मतलब क्या है कि देखिए, जो धन विधेयक है के मामले में राज्यसभा के पास केवल जो पावर देखने को मिलता है वो रिकमेंडेटरी पावर देखने को मिलती है और इसे राज्यसभा के द्वारा पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर इन केस बात करते हैं मनी बिल के अंदर में, तो देखिए इसके परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपको लोकसभा में ही देखने को मिलेगा। राज्यसभा के द्वारा धन जो मनी बिल है, मनी बिल में किए गए किसी भी बदलाव को ऊपरी सदन से पहली बार लौटाने पर या तो स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। दूसरी बार या तो बिल को राज्यसभा में पास करना होगा या 14 दिन के अंदर बिल वापस यानी कि बिल वापस माना 14 दिन के बाद बिल को क्या है वापस मान लिया जाएगा। तो इसलिए जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? इनकरेक्ट देखने को मिलेगा और आंसर भी आपका ऑप्शन ए है, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास 4 स्टेटमेंट है। अब इन चारों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और किसके रिगार्डिंग में? इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए, ये आपका इलेक्शंस कमीशन के साथ साथ ये आपका एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन बन जाता है। क्लास 9 की जब आप बुक रीड करोगे तो वहां पे है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल करके जो चैप्टर है उसमें भी आपको क्या है इलेक्शंस कमीशन के बारे में रीड करने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं फंक्शंस ऑफ इलेक्शंस कमीशन के रिगार्डिंग में। अब बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप इसको पेयर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ऑप्शन ए हो जाएगा ओनली 1 पेयर, ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स, ऑप्शन सी हो जाएगा ओनली 3 पेयर्स और ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल पेयर्स आर करेक्ट। तो देखिए, पहला कहता है कि जो इलेक्शंस कमीशन का जो फंक्शन होता है, पहला जो काम होता है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराना, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का यानी कि सुप्रिंटेंडेंस एंड डायरेक्शंस कंडक्ट कराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। दूसरा कहता है कि प्रिपरेशंस ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर ऑल इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड द ऑफेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि संसद, राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट का जो होता है, या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के सभी चुनाव के लिए क्या है मतदान सूची तैयार करना। ये काम होता है किसका? इलेक्शंस कमीशन का। तीसरा कहा गया है गिविंग reorganizations to political parties and allowing election symbol to political parties and individuals contesting the elections, मतलब राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना तथा राजनीतिक दलों तथा चुनाव लड़ने के लिए व्यक्तियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कराना, प्रोवाइड कराना। और चौथा जो है कि चुनावी वादों के मामले में अंतिम फैसले की उद्घोषणा करना, यानी कि डिक्लेयर करना, ये इलेक्शंस कमीशन का काम होता है। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन कौन से जो काम है वो इलेक्शंस कमीशन का है। ऑप्शन ए है 1 2 3, ऑप्शन बी है 2 3 4, ऑप्शन सी है 1 3 एंड ऑप्शन डी है 1 3 एंड 4, सॉरी 1 2 एंड 4। इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि पहला, दूसरा एंड तीसरा। तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन ए हो गया, पेयर के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, अब बात करते हैं कैसे। देखिए, अगर बात करते हैं चुनावी विवादों के मामले में जो भी अंतिम फैसला सुनाने का जो अधिकार है वो आपको किसके पास देखने को मिलेगा? हाई कोर्ट के पास देखने को मिलेगा, ना कि इलेक्शन कमीशन के पास। तो इसीलिए ये आपका जो 4th स्टेटमेंट था वो गलत हो जाता है। और जो फाइनल अथॉरिटी है किसके लिए? फाइनल
व्यक्तिड इन केस इलेक्शंस डिस्ट्रीब्यूट, वो किसके पास देखने को मिलेगा? हाई कोर्ट के पास ही देखने को मिलेगा। इन अल्टरनेटिव यानी कि स्पेशल इलेक्शन जो ब्रांचेस होते हैं में भी जो कंस्टिट्यूट किए जाते हैं वो हाई कोर्ट के अंदर, और जो अनमार्क्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द डिस्पोजल ऑफ इलेक्शंस पेटिशंस एंड डिस्ट्रीब्यूट। मतलब क्या है इसका कि देखिए अगर बात करते हैं तो जो वैकल्पिक रूप से उच्च न्यायालय में विशेष चुनाव पीठों का गठन किया जा सकता है और विशेष रूप से चुनाव याचिका और विवाद से निपटने के लिए इन्हें नियुक्त किया जा सकता है। तो इसलिए जो आपको जो फोर्थ स्टेटमेंट था वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्शंस कमीशन का काम नहीं, हाई कोर्ट का काम होता है। तो इसलिए अगर आपका चौथा गलत हो जाता है तो आप पहला ऑप्शन डी ऑप्शन बी क्या कर सकते हो? एलिमिनेट कर सकते हो, और राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये 2004 में पूछा गया था। इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन पहला है, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या आता है कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं के पास क्या है? एडजॉर्न करने की शक्ति देखने को मिलती है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के पास सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की शक्ति होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, लेकिन जो शास्त्रावासन पर केवल राष्ट्रपति ही सदन को क्या है? बुला सकता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, देखिए आपको दूसरा जो स्टेटमेंट है ये तब तक जल्दी भंग ना हो या कार्यकाल का विस्तार ना हो 5 साल की अवधि के अंत में समय के साथ क्या लोकसभा स्वास्थ्य विघटन हो जाता है। भले ही राष्ट्रपति द्वारा विघटन यानी कि जो डिसोल्यूशन है वो घोषित किया जाए, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा विघटन डिसोल्यूशन की कोई औपचारिक आदेश जारी किया हो या ना किया हो। तीसरा स्टेटमेंट कहता है लोकसभा का जो स्पीकर है वो कंटिन्यू कर सकता है ऑफेंस इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउसेस एंड अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस। मतलब क्या है कि देखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, वो सदन के विघटन के बाद भी और सदन की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपने पद पर क्या है? बना रह सकता है। अब आपको बताने इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी है 2 and 3, ऑप्शन सी है 1 and 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। देखिए बात करते हैं जो लोकसभा का स्पीकर है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, हेड होता है लोकसभा का, और इसके द्वारा की गार्डियन पावर देखने को मिलता है और प्रिविलेज पावर प्रिविलेज ऑफ मेंबर एंड कमेटी ऑफ लोकसभा। मतलब क्या है इसका? वो लोकसभा के सदस्यों और समितियों की शक्ति और विशेष अधिकारों का भी क्या होता है? संरक्षण होता है, प्रिविलेज होता है। लोकसभा का जो स्पीकर होते हैं यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी वो क्या है? बुला सकते हैं। फिर देखिए अगर हम एडजॉर्नमेंट की बात करते हैं यानी कि स्थगन यानी कि आगे बढ़ा देना, तो सदन की बैठक या कार्रवाई को सदन के पुनः संयोजन के लिए निर्देशित एक समय से दूसरे समय के लिए स्थगित कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। या हम वहीं पे बात करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेशन में, तो लोकसभा क्या कर सकता है? मे एडजॉर्नमेंट फ्रॉम द डे टू डे और मोर यानी कि फॉर मोर देन अ डे। मतलब क्या है इसका कि सत्र के दौरान पे लोकसभा को एक दिन या एक दिन से अधिक के लिए क्या है? स्थगित किया जा सकता है। इसके अनिश्चित काल के लिए क्या है? स्थगित भी किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि वो अगली बैठक के लिए कोई निश्चित तारीख तय किए बिना भी सदन की बैठक को समाप्त कर सकता है। अगला न्यू क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी 2004 में पूछा गया था और यहाँ से आपसे पूछ रहा है नॉट करेक्ट। इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो बताना है। देखिए पहला ऑप्शन कहता है इन अ लोकसभा अ नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज टू बी अ सेट आउट द ग्राउंड ऑन विच इट इज अ बेस्ड। मतलब क्या है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को उन आधारों पर निर्धारित करना होगा जिन पर वह आधारित है। दूसरा ऑप्शन कहता है इन अ केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशंस, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस निकल करके आ रहा है आपका नो कॉन्फिडेंस मोशंस के रिगार्डिंग में पूछ रहा है। तो इन द केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा नो कंडीशंस ऑफ यानी कि एडमिनिस्ट्रेबिलिटी हैव बीन लाइड डाउन इन रूल्स। मतलब क्या है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के मामले में नियमों में स्वीकार्यता की कोई शर्त नहीं रखी गई है। तीसरा रखा गया अ मोशंस ऑफ नो कॉन्फिडेंस वंस एडमिटेड हैज टू बी टेकन अप विद इन 10 डे
ऑफ लीव बीन ग्रांटेड, मतलब अविश्वास प्रस्ताव एक बार स्वीकृति होने के बाद अनुमति दिए जाने के 10 दिन के भीतर क्या उठाया जाना चाहिए। और ऑप्शन डी है राज्यसभा इज नॉट एम्पावर्ड टू इंटरेन अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मतलब राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है। अब इन चारों में से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि इन द लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज टू सेट आउट द ग्राउंड ऑन विच इट इज द बेस्ड। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, अगर इन केस जो नो कॉन्फिडेंस मोशंस लाया जाता है उसमें किसी भी तरीके की जरूरत नहीं होती है सेट आउट ग्राउंड ऑन विच द बेस। और नो कॉन्फिडेंस मोशंस जब लाया जाता, जो इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार लोकसभा में, वो अपोजिशंस यानी कि अपोजिशंस के द्वारा ही लाया गया था और नीडेड अ सपोर्ट, जिसमें कि जब ये यहाँ पे ये समझिए कि जब लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है तो वो किसके द्वारा लाया जाता है, अपोजिशंस के द्वारा लाया जाता है, जिसमें बात करनी होती है उसमें सपोर्ट दिखाना होता है कि उनके पास कितनी सपोर्ट है। यदि 50% से कम सपोर्ट होता है तो वहीं पे जो लोकसभा है वो इंट्रोड्यूस कर देता है रूल 198 ऑफ लोकसभा स्पेसिफिक्स द प्रोसीड्यूर फॉर मोशंस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि जो अगर लोकसभा इंट्रोडक्शन यानी कि रूल 198 ऑफ लोकसभा की बात करो तो उसके तहत क्या है, अगर लोकसभा में मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाती है रूलिंग पार्टी तो वहीं पे लोकसभा क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। एनी मेंबर में गिव अ रिटन नोटिस द स्पीकर शैल रीड द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द हाउस एंड आस्क ऑल द पर्सन्स टू राइज हु फेवर दैट द मोशन बी टेक अप इफ देयर आर 50 parliamentary member in favor the speaker allows a date for discussing the motion। अब देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए कोई भी सदस्य लिखित सूचना दे सकता है, या हम बात करते हैं स्पीकर सदन में अविश्वास प्रस्ताव को पढ़ेगा और उन सभी व्यक्तियों को खड़े होने के लिए कहेगा जो इस प्रस्ताव को उठाने के पक्ष में है। यदि पक्ष में 50 संसद यानी कि जो पार्लियामेंट्री मेंबर है तो स्पीकर प्रस्ताव पर क्या है, चर्चा करने के लिए एक तारीख को आवंटित यानी कि एक डेट को डिसाइड कर देगा। तो इस तरीके से क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशंस लाया जाता है लोकसभा में। लेकिन एक चीज और याद रखना, नो कॉन्फिडेंस मोशंस राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है, इसीलिए हम राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो किसके रिगार्डिंग में पूछा गया है, हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में पूछा गया है। देखिए भारत के जो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो कहां से लाया जा सकता है। ऑप्शन ए है सिर्फ लोकसभा में, ऑप्शन बी है इधर दोनों हाउसेस में, राज्यसभा और लोकसभा में, ऑप्शन सी है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, ऑप्शन डी है सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में। इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में। आर्टिकल 67 क्लॉज बी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए जो रिजोल्यूशन है वो काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा पास किया जाता है फुल मेजोरिटी के द्वारा, जिसमें सारे यानी कि जो मेंबर हैं काउंसिल ऑफ, जितने भी जो मेंबर्स हैं वो एग्रीड होते हैं हाउस के अंदर, पीपल ऑफ द हाउस। बट रिजोल्यूशंस जो है वो लाया जाता है सिर्फ और सिर्फ कहाँ, आपको राज्यसभा में देखने को मिलेगा, और जो मूव किए जाते हैं वो 14 दिन के अंदर अंदर नोटिस इसमें देना होता है। मतलब देखिए क्या है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 67 क्लॉज बी में ये कहा गया है कि यदि एक उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा ही पारित और लोकसभा के द्वारा सहमत एक प्रस्ताव के द्वारा उसके पद से ही हटाया जा सकता है। लेकिन इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई भी प्रावधान अब तक पेश नहीं किया गया है, जब तक कि प्रस्ताव पेश करने के इरादे के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस क्या है यानी कि नोटिस ना दिया गया हो। तो इसलिए जिसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चंस में यहाँ पे आपके पास एक साइड सब्जेक्ट दिए गए हैं और दूसरे साइड लिस्ट दिए गए हैं। आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर 3 तरीके की लिस्ट की बात रखी गई है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब एक साइड पे आपको सब्जेक्ट है कि आपको बताने की कौन सा सब्जेक्ट किस लिस्ट में रखा गया है। ऑप्शन ए है, मतलब यहाँ पे बताने की कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट मैच। फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट, स्टॉक एक्सचेंज कंकरेंट लिस्ट, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक यूनियन लिस्ट, पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट। अब आपको पता है इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है मैचिंग का जो करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि
जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर नहीं बल्कि यूनियन लिस्ट के अंदर में आता है। अब चलिए देखिए बात करते हैं, अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो वो 7 शेड्यूल्स में आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 246 जो कि यूनियन लिस्ट में आता है। यूनियन लिस्ट में बात करें तो करेंटली भी 19 सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि टैक्स हो गया या अदर देन जो स्टैम्प डिस्ट्रीब्यूट्स हो गया, ट्रांजैक्शंस हो गया, स्टॉक एक्सचेंज, फर्दर मार्केट्स, या हम बात करते हैं फॉरेस्ट है वो किस में आता है, कंकरेंट लिस्ट में। और वहीं पे बात करते हैं जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है वो भी आपका किस में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं, सैनिटाइजेशन, हॉस्पिटल की बात करते हैं, ये आपका किस में आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है। तो इसलिए जो आपका ये वाला जो मैचिंग था बी वाला वो क्या है, इनकरेक्ट था, वो कंकरेंट लिस्ट में नहीं यूनियन लिस्ट में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था ये भी 2004 में ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास तीन स्टेटमेंट है। अब इन तीन स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और यहाँ पे आप इसको पेयर के फॉर्म में भी कर सकते हो। ऑप्शन ए हो जाएगा ओनली वन पेयर, ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली टू पेयर्स, ऑप्शन सी हो जाएगा ओनली, सॉरी यहाँ पे आपका ऑल पेयर्स हो जाएगा। ऑल पेयर्स, और ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव। देखिए पहला कहता है द हाईएस्ट डिसाइडिंग बॉडी फॉर प्लानिंग इन इंडिया इज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में नियोजन के लिए जो सर्वोच्च निर्णय स्थान है वो कौन सा है, भारत का योजना आयोग है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है द सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि जो प्लानिंग कमीशन का जो सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, वो क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट का भी सचिव होता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कंकरेंट लिस्ट के अंदर, जो कि 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर में आपको देखने को मिलेगा। तो अब इन तीनों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1 एंड 2, मतलब ऑप्शन ए है 1 एंड 2, ऑप्शन बी है 2 एंड 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारे दूसरा और तीसरा ही सही है, पहला गलत है। तो इसके हिसाब से आप पेयर के हिसाब से भी देखोगे तो हमारे 2 पेयर ही करेक्ट निकल करके आते हैं। देखिए अगर बात करते हैं हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो हमारी कंट्री में है प्लानिंग के लिए, तो कौन सा है, पार्लियामेंट है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है, वो सेकंड पोजीशन है। प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं वो थर्ड पोजीशन से, ना कि पहला पोजीशन है, इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाता है। फिर बात करते हैं जो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग है वो प्लेस किया गया है किसके अंदर में, एंट्री 20 के अंदर में, जो कि आपको कंकरेंट लिस्ट के अंदर में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये 2004 में ही पूछा गया था। तो देखिए बात करते हैं, इसको भी आप क्या कर सकते हो, इसको आपको क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग लगाना है, यानी कि घटनाक्रम के अनुसार लगाना है। ऑप्शन यानी कि पहला है 4th जनरल इलेक्शंस हमारे देश का, दूसरा है फॉर्मेशंस ऑफ हरियाणा स्टेट, तीसरा है मैसूर नेम एज अ कर्नाटका स्टेट, यानी कि मैसूर का नाम बदल के कर्नाटका कर दिया गया, मेघालय एंड त्रिपुरा बिकम द फुल स्टेट। अब इन चारों घटनाओं को बताना है क्रम वाइज। ऑप्शन ए है 2 1 4 3, ऑप्शन बी है 4 3 2 1, ऑप्शन सी है 2 3 4 1, ऑप्शन डी है 4 1 3 2। अब इन चारों में से बताना है कि कौन सा घटना पहले हुआ था, क्रम वाइज उसको लगाना है। तो अगर हम देखें तो बात करते हैं हरियाणा जो बना था वो 1966 में बना था, पंजाब से अलग करके, यानी कि पंजाब को डिवाइडेड करके हरियाणा एक नया स्टेट बनाया गया था, जो आज के टाइम पे आप सिर्फ आपको एक मॉडर्न पंजाब देखने को मिलेगा। 1967 में देखें तो 4th जनरल इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, कब, फरवरी में, 1967 फरवरी में हमारे देश में 4था लोकसभा का इलेक्शन हुआ था।
त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की बात करते हैं, जो फुल एक स्टेट बना था वो कब बना था? 21 जनवरी 1972 में। और जो मैसूर का नाम बदल करके जो कर्नाटका रखा गया था वो 1977 में रखा गया था। तो इस हिसाब से जो आपका क्रोनोलॉजी बैठता है वो क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा। यानी कि पहली जो घटना हुई थी ये हुई थी 1966 में, दूसरी जो घटना हुई थी ये हुआ था 1967 में, और तीसरी और ये वाली घटना हुई थी 1997 में। और अगर हम मेघालय त्रिपुरा की बात करते हैं तो ये हुआ था आपका 1972 में, 1972 में। तो इस हिसाब से जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने वो क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि 2003 में और 2003 और 4 में सिविल सर्विस प्रीलिम्स में डायरेक्ट कहाँ से पूछा है? एम लक्ष्मीकांत से पूछा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा कि एम लक्ष्मीकांत कितनी इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए ये गाइडेंस की तरीके से काम कर रहा होगा ये वीडियो आपके लिए, ताकि आपको ये भी पता चल सके कि किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस निकाल करके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो के रिगार्डिंग में यदि आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।